नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की विदेश नीति पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर हम समझेंगे कि 2025 में भारत के सामने सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियां क्या थीं। हमने क्या दाव चले जो सही बैठे, और सबसे जरूरी 2026 के लिए भारत का डिप्लोमेटिक रोड मैप कैसा दिख रहा है। ये विश्लेषण उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को बारीकी से समझना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इन जटिल मुद्दों को, मतलब कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आसान भाषा में समझा सकूं। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। 2025 में वो कौन सी सबसे बड़ी वैश्विक घटना थी जिसका भारत पर सबसे गहरा असर पड़ा? इसमें कोशिश थी कि सबसे बड़ी कहानी वॉशिंगटन से आई, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। उनके आते ही उनकी नीतियों ने, खासकर उनके लिबरेशन डे टैरिफ ने, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को हिला के रख दिया। लिबरेशन डे टैरिफ, ये नाम थोड़ा ड्रामेटिक लगता है। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि वो अमेरिकी उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से आजाद कराना चाहते थे। ये उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का ही एक हिस्सा था। और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा होगा। हाँ, और बहुत जोरदार पड़ा। खास तौर पर जब भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगा और 25% सरचार्ज भी। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लो था। और सिर्फ यही नहीं, इमिग्रेशन, H-1B वीजा और छात्र वीजा पर भी सख्ती हुई, जिससे विदेश मंत्रालय की काफी आलोचना भी हुई। बिल्कुल, और बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। ट्रंप प्रशासन के कुछ कदमों ने भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी को भी चैलेंज किया। कैसे? मेरा मतलब है, और क्या हुआ? एक तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता का दावा किया, जो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान था। हाँ, फिर पाकिस्तानी नेतृत्व को व्हाइट हाउस में होस्ट किया, और तो और F-16 की सप्लाई को भी मंजूरी दे दी। इन सब कदमों ने भारत के अभियान को काफी नुकसान पहुंचाया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्रंप के चुने जाने के बाद अमेरिका के कम से कम 6 दौरे किए थे। इतनी कोशिशों के बाद भी रिश्तों में गिरावट क्यों आई? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत को अमेरिका की बदलती राजनीतिक हकीकत से निपटने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ट्रंप का अमेरिका एक अलग तरह का पार्टनर था। तो एक तरफ अमेरिका का ये प्रेशर था और दूसरी तरफ दुनिया में भी एक अजीब सी लहर चल रही थी। हाँ, यूरोप से लेकर जापान और चिली तक दक्षिणपंथी और जिनोफोबिक, मतलब विदेशी विरोधी राजनीति का उभार एक बड़ा ट्रेंड था। और आर्थिक मोर्चे पर क्या हो रहा था? एक तरफ ओपेक देशों ने तेल का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि कीमतें गिर गईं, और दूसरी तरफ वैश्विक विकास दर भी धीमी पड़ने का अनुमान था। जो 2024 में 3.3% थी, वो 2026 तक 3.1% तक गिरने का अनुमान था। और रूस यूक्रेन युद्ध का क्या? अब तक तो भारत बड़े खूबी से इसे मैनेज कर रहा था, पर 2025 में ऐसा क्या बदला कि हमें इसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2025 में पहली बार भारत को रूसी तेल खरीदने के गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़े। मतलब? भारतीय रूसी जॉइंट वेंचर नायरा एनर्जी पर EU और UK ने प्रतिबंध लगा दिए। अच्छा। और अमेरिका ने भी रूसी तेल कंपनियों पर सैंक्शंस और कड़े कर दिए। तो भारत का जो बैलेंसिंग एक्ट था वो अब बहुत महंगा पड़ने लगा था। और मिडिल ईस्ट में भी तनाव बना रहा। इजरायली हमलों से गाजा में 70,000 से ज्यादा मौतें हुई, जिनमें 20,000 बच्चे थे। इस मानवीय संकट ने भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब IMEC मैन को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल, और यही एक और दिलचस्प कूटनीतिक चुनौती थी। भारत ने ईरान पर हुए इजरायली हमलों की आलोचना करने से इनकार कर दिया, और इससे SCO और ब्रिक्स जैसे संगठनों में भारत के लिए अजीब स्थिति पैदा हो गई है ना? हाँ, क्योंकि ईरान इन दोनों का सदस्य है। जब आप एक सदस्य देश पर हमले की निंदा नहीं करते तो ये ग्रुप के अंदर आपकी पोजीशन को कमजोर करता है। अगर हम अपने पड़ोस की बात करें तो वहाँ भी भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति पर सवाल उठे। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ तो संघर्ष चल ही रहा था, लेकिन नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों से सरकार गिर गई। और बांग्लादेश में एक दक्षिणपंथी नेता की हत्या के बाद भारत विरोधी हिंसा हुई। हाँ, इन सब घटनाओं ने पड़ोस में भारत की स्थिति को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया।
तो ये तो हुई चुनौतियां, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन मुश्किलों के बीच कुछ बड़ी सफलताएं भी मिली और यहाँ सबसे दिलचस्प है कनाडा के साथ संबंधों में सुधार। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड था। 2023 से खालिस्तानी अलगाववादी के हत्या के आरोपों को लेकर रिश्ते कितने बिगड़ गए थे, बहुत ज्यादा। लेकिन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी G7 आउटरीच के लिए कनाडा गए और वहां के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मतभेदों को दूर करने पर सहमत हुए। एक और चौंकाने वाला कदम था तालिबान के साथ संवाद। ये एक बहुत ही असामान्य पहल थी, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच था। तालिबान को लंबे समय तक एक आतंकी समूह माना जाता था जिसने भारतीय हितों को निशाना बनाया था। बिल्कुल। लेकिन 2025 की शुरुआत में विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच एक बैठक हुई, जिसके बाद रिश्तों में तेजी से सुधार हुआ। मुत्ताकी का दिल्ली दौरा भी काफी चर्चा में रहा। उन्हें पूरा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। हालांकि उनकी सिर्फ पुरुषों वाली प्रेस मीट को लेकर विवाद भी हुआ था। हाँ, उस पर विवाद जरूर हुआ, लेकिन यहाँ एक रणनीतिक पहलू भी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में काफी कड़वाहट आ गई थी। अच्छा। और उनके बीच संघर्ष ने पाकिस्तान के लिए एक टू फ्रंट समस्या खड़ी कर दी। जैसी समस्या का सामना भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये भारतीय रणनीतिकारों के लिए एक तरह से बढ़त थी। चीन के साथ भी रिश्ते सुधारने की प्रक्रिया जारी रही। हाँ, अक्टूबर 2024 में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो आगे बढ़ी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से खोली गई, वीजा और फ्लाइट्स बहाल हुई। और ये सब तब भी जारी रहा जब चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मजबूत सैन्य और राजनयिक समर्थन दे रहा था। सही कहा। ये दिखाता है कि भारत ने सीमा विवाद को बाकी संबंधों से अलग करके देखने की कोशिश की। और पड़ोस में भी कुछ सकारात्मक खबरें थीं। बिल्कुल। भूटान, श्रीलंका और मालदीव के साथ संबंध मजबूत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में इन तीनों देशों का दौरा किया। और चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका को भारत की मदद की बहुत सराहना हुई है ना? हाँ, उस चक्रवात में 600 से ज्यादा मौतें हुई और भारत ने $450 मिलियन की सहायता दी। तो अब आगे देखते हैं 2026 में भारत की विदेश नीति के लिए एजेंडा क्या है। 2026 की शुरुआत व्यापार समझौतों के नाम होने की उम्मीद है। यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ तो समझौते हो चुके हैं, लेकिन अब नजर अमेरिका, EU, ऑस्ट्रेलिया और GCC जैसे बड़े समझौतों पर है। बिल्कुल। इन बड़े FTAs यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर 2026 में कुछ ब्रेक थ्रूज की उम्मीद है। और कुछ बड़े इवेंट्स भी होने वाले हैं। जनवरी में EU के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे और उम्मीद है कि उसी दौरान भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर फरवरी में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। और मार्च में कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी का दौरा भी अपेक्षित है। लेकिन सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप आखिरकार क्वाड समिट के लिए भारत आएंगे। ये $1 मिलियन का सवाल है। इसके अलावा भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट, जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग को आमंत्रित किया जाएगा, और मियामी में होने वाली G20 समिट भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, और साथ ही भारत अपने पड़ोस में होने वाले चुनावों पर भी करीबी नजर रखेगा, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में। तो कुल मिलाकर 2025 भारत की विदेश नीति के लिए उतार चढ़ाव से भरा साल रहा। एक तरफ अमेरिका और पड़ोस में बड़ी चुनौतियां थीं, तो दूसरी तरफ कनाडा, अफगानिस्तान और कुछ हद तक चीन के साथ संबंधों में महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली। और अब ऐसा लग रहा है कि 2026 व्यापार समझौतों, हाई प्रोफाइल समिट्स और संधि हुई कूटनीति का साल होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन 2025 के घटनाक्रम को देखें तो ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति काफी हद तक प्रतिक्रियाशील रही, मतलब रिएक्टिव। चाहे वो अमेरिका के टैरिफ हो या पड़ोस की उथल पुथल, हमने ज्यादातर घटनाओं पर रिएक्ट किया है। सही है। तो सोचने वाली बात यह है कि 2026 में इन सभी चुनौतियों और अवसरों को देखते हुए भारत प्रतिक्रियाशील से अग्र सक्रिय यानी प्रोएक्टिव विदेश नीति की ओर कैसे बढ़ सकता है। एक अच्छा सवाल है। ऐसे कौन से ढांचागत बदलाव या नीतिगत फैसले जरूरी होंगे जिससे भारत न सिर्फ वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से आकार भी दे सके।